हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं मेंस 2025 स्ट्रेटजी सीरीज़ का दूसरा वीडियो, जहां पे हम देखेंगे कि 90 डेज एक्शन प्लान जो मेंस 2025 के लिए जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 2025 मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो 2026 में देने वाले हैं वो भी इसको देखिए, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे दैट हाउ टू अप्रोच मेंस बिटवीन द विंडो ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, कि ये 90 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें कई सारे स्टूडेंट का ये मानना होता है कि जो ये विंडो है 90 दिन का, उसमें हमें बहुत सारा चीज़ें पढ़ाई करनी होती है मेंस के लिए। बट द पॉइंट इज़ कि हमें हार्डवर्क तो करना है ही, बट हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली चीज़ें समझनी है, क्योंकि हमें सिर्फ बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले एक साल में, वो सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, उस पर अपना फाउंडेशन बनाना है, एक स्टैटिक कंटेंट रेडी कर देना है। फिर सेकंड फेज़ में हम वो स्टैटिक कंटेंट जो भी पढ़ा है हम उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर थर्ड फेज़ में जो भी चीज़ें हमने लिखी है उसको फिर हम रिवाइज करेंगे। एंड देन फोर्थ फेज़ आ जाता है जहाँ पे हम मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट का रिव्यू होगा, वो रिव्यू करके हम उसको समझेंगे और फिर हम उसको वापस अप्लाई करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, राइट। तो ये वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे कि हमारा GS 1 से GS 4 तक प्लस ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी ऑप्शनल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सी, यहाँ पे सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाना इज ईजी है, बट 90 दिनों में ये चारों सब्जेक्ट प्लस ऐसे प्लस ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बनाना, उन सबको इंटीग्रेट करके चलना 90 दिनों तक, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो हम ये वीडियो में समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, सेकेंड चीज हमें रिवाइज कैसे करना है, एंड थर्ड इज व्हेन टू राइट। ये सभी चीजें ये वीडियो में डिकोड की गई है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई 90 डेज मैटर मोर देन द एंटायर, कि पूरे साल के कंपेयर में ये 90 डेज क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो हम पूरे साल में पढ़ते हैं उसमें हम नया नया कंटेंट पढ़ते हैं, हम नए नए सोर्सेस पढ़ते हैं, और ये 90 डेज में हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है पूरे साल उन सब को एक जगह पे कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट क्यों करना होता है? क्योंकि हम ये कंटेंट को कंसोलिडेट करेंगे, हम उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे, थीम वाइज डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा आंसर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो पाए। तो हम ये कंटेंट को एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम हमारा आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 90% ऑफ सिलेक्शन रहता है मेंस के थ्रू, वो ये 90 दिनों में ही डिसाइड किया जाता है। ओके, फिर इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये आफ्टर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है, नॉट बिफोर प्रीलिम्स। तो आफ्टर प्रीलिम्स का जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये 90 डेज में हमें क्या करना है कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको कंसोलिडेट करो, उसका रिवीजन करो, उसको लिखो, राइट। एंड कोई भी नए टाइप की लर्निंग पे मत लाइए। अब ये क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड करना है, ना कि कवरेज। क्योंकि ये मेंस के जो 90 डेज है इसमें आपका हार्डवर्क आपको पास नहीं कराएगा, इसमें आपका कंसिस्टेंसी आपको पास कराएगा, कि आपको एक ऐसा रिदम पकड़ना है जो आप 90 दिनों तक पकड़ के रखो और फिर आप मेंस दो जिसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा, राइट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि विनर्स डोंट स्टडी मोर, वो ज्यादा पढ़ते नहीं है। टॉपर्स अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जो पढ़ा है उसको लिख पाते हैं इन अ बेटर वे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली स्ट्रक्चर। अब वीकली स्ट्रक्चर का एक ब्लूप्रिंट है। अब जो मेंस का 90 डेज है उसके अंदर रिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिदम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे हम एक म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक में अगर एक रिदम होता है तो हम उसको पूरा सुन सकते हैं, लंबे समय तक सुन सकते हैं। सेम चीज़ आ जाती है आपकी मेंस की प्रिपरेशन में, कि आपका रिदम कंटिन्यू होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो बट एक सेम रिदम से पढ़ रहे हो तो आप 90 दिनों तक पढ़ पाओगे। सो दैट मीन्स कि आपका कंसिस्टेंसी रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ पे GS 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, ऑप्शनल के 2 पेपर पढ़ने हैं, यानी कि हमें यहाँ पे 7 एग्जाम्स देनी है। और ये 7 एग्जामिनेशन देने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, हमें बहुत सारे टॉपिक्स, देखा जाए तो ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं ये 7 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है कि अगर आपका रिदम नहीं होगा तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है,
आपको कब पढ़ना है, आपको रिवाइज क्या करना है, आपको लिखना क्या है, आपको वैल्यू एडिशन क्या करना है। तो अगर आप रिदम में रहोगे तो आप कंसिस्टेंसी ला पाओगे और आप ये सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाओगे। सी, ये एग्जामिनेशन में पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है, क्या डिफिकल्ट है कि आप ये एग्जामिनेशन में कितना खुद को मैनेज कर पा रहे हो, जो भी आपकी प्रिपरेशन रही है। ओके, तो ये 90 दिनों में आपका जो वीकली करिकुलम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले में हम देख रहे हैं कि हमें स्टैटिक कवरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक कवरेज में ऐसा होगा कि मैं 2 जीएस के सब्जेक्ट पकड़ लूंगा, राइट, मैं 2 जीएस पकड़ लूंगा कि 2 जीएस के सब्जेक्ट्स होगा, वो एक वीक में मैं 2 जीएस सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। लेट्स से मैंने एक सब्जेक्ट लिया है जीएस 1 से आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया मैंने जीएस 2 से इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये पहले मेरे को कवर करना पड़ेगा। फिर मैं सेकेंड वीक में दूसरे सब्जेक्ट्स लूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा वीकली रहेगा कि हमें स्टैटिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाता है कि डायनामिक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि जीएस 2 अगर हम देख रहे हैं, जीएस 3 हम देख रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर इंटीग्रेशन बहुत आता है। इंटीग्रेशन इन द सेंस मेरे को क्या करना है, मेरे को वीकली 4 टॉपिक ऐसे पकड़ने हैं जिनका डायनामिक इंटीग्रेशन आता है। अब ये टॉपिक किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? जैसे सबसे पहला टॉपिक अगर मेरे को लगता है यूपीएससी के माइंड में अगर डायनामिज्म आता है तो वो है वुमेन, कि या तो वो वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा, या फिर वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी आएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट आएगा, या इन जनरल वुमेन का जुडिशरी में रोल क्या होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वुमेन सेंट्रिक चीजें हमें यहां पे पढ़नी है। सो दिस इज द वन डायनामिक इंटीग्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि यू कैन नॉट मिस वुमेन, कि यूपीएससी हर साल वुमेन पे कोई ना कोई डायमेंशन एक्सप्लोर करता ही करता है। या तो जीएस 1 में एक्सप्लोर हो जाएगा, या जीएस 2 में हो जाएगा, या इनफैक्ट वो जीएस 3 में भी एक्सप्लोर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक मैं कह सकता हूं कि एआई इन एजुकेशन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है तो क्या हम उसके बेसिस पे एजुकेशन ला सकते हैं। अब ये क्यों आया था न्यूज में? क्योंकि कई सारे टॉपर्स ने अपनी वीडियो में बताया गया कि वो अपनी प्रिपरेशन में चैट जीपीटी का हेल्प लेते थे। अब चैट जीपीटी का वो सिनेरियो है कि यहां पे आपको राइटिंग इंग्लिश से ज्यादा टाइपिंग इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप एक इमेजिन कीजिए कि एक स्टेट बोर्ड का लड़का जिसने 12th तक एक स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करी है, फिर उसने ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी में करी है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 100 है, तो वो स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट टाइप करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो यहां पे क्या होगा कि वो पहले एक प्रॉम्प्ट देगा, प्रॉम्प्ट के बेसिस पे चैट जीपीटी एक आउटकम देगा, और वो आउटकम में चेंजेस लाने के लिए वो दूसरा प्रॉम्प्ट देगा। तो यहां पे बात क्या आ गई है, पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात आ गई कि आपको प्रॉम्प्ट देना सीखना पड़ेगा, फिर आप चैट जीपीटी का एक्चुअल यूज कर पाओगे। तो क्या ये इवन फिजिबल है? सो दिस इज द सेकंड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन मैं कह सकता हूं कि एमएसएमई में पैसों की कमी हमेशा रहती है। तो एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें पैसों की क्या रिक्वायरमेंट है, पैसों उन्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं तो वो क्यों लॉस मेकिंग जा रही है, लॉस मेकिंग जा रही है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रही है, तो वो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा इश्यू क्रिएट हो जा रहा है। फिर फोर्थ आ सकता है क्लाइमेट जस्टिस, कि क्लाइमेट जस्टिस को हम वेरियस तरीके से कवर कर सकते हैं। क्लाइमेट जस्टिस को आप कवर कीजिए फ्रॉम जीएस 2 पॉइंट ऑफ व्यू की गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा, जीएस 4 यानी कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लाइमेट जस्टिस क्या सोसाइटी में सबके पास है, एंड जीएस 4 के बाद आता है ऐसे कि ऐसे में भी क्लाइमेट जस्टिस का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ये उस टाइप के कुछ कोर डायनामिक टॉपिक है जो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे ही पेपर्स में आपको हेल्प करेगा, जीएस 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके के आपको हर हफ्ते 4 लिंकेजेस उठाने पड़ेंगे जो आपका करंट अफेयर को स्टैटिक से कनेक्ट करता है। फिर थर्ड चीज आ जाती है कि हमें पीवाईक्यू जरूर फोकस करना है, कि स्टूडेंट कई सारे होते हैं कि वो जो डेली आंसर राइटिंग सेशन होता है वो कई सारे इंस्टीट्यूट्स अपने पोर्टल पे डालते हैं, बट दैट इज नॉट, अगर आप रोज उस चीज को लिखोगे तो यू विल एंड अप नोवेयर, क्योंकि दोज आर नॉट पीवाईक्यूज। वो एक हमारा जैसा इंसान है जो आपको क्वेश्चन बना के दे रहा है। वी आर नॉट यूपीएससी। जो यूपीएससी पूछ रहा है हमें उसी पे ही फोकस करना है। तो यूपीएससी हमें क्या पूछ रहा है वो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है कि आपको पीवाईक्यू में वीकली 4 जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सॉल्व करके उनका आंसर्स दिखना है, और वो आंसर जो आपने लिखा है वो आंसर को आपको कंपेयर करना है विद द टॉपर्स कॉपी, कि टॉपर में उसमें क्या लिख रहा है। बट रिमेंबर, टॉपर और आपका कंटेंट सेम नहीं होगा, इट मे वेरी, बट द पॉइंट इज कि हमें टॉपर से कंटेंट नहीं लर्न करना है, हमें टॉपर से स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, क्या डायग्राम्स यूज किए हैं, क्या स्ट्रक्चर रहा है, क्या टाइप के फ्लो चार्ट्स यूज किए गए हैं, हमें वो चीजें समझनी है।
तो ये चीज आपको समझनी है, तो पीवाईक्यूज को लेके चलो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज को एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप यूपीएससी के पैटर्न को समझते जाओगे। ठीक है, फिर आ जाता है ऐसे प्रैक्टिस कि हमें एक ऐसे हर हफ्ते भी करना है। ओके, तो आपको एक ऐसे फिक्स करना पड़ेगा, 1200 वर्ड का, 1000 से 1200 वर्ड लिखने हैं, तो उसमें आपको वीकली एक ऐसे का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो ये वीकली सेशन होगा ना, वो आपको एक स्ट्रक्चर लेके आएगा, आपको एक रिदम बना के देगा पूरे 90 डेज के लिए। फिर आंसर राइटिंग में अगर आ जाता है तो हमें 3 फुल लेंथ जीएस आंसर्स लिखने हैं। ये दिस इज अ मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट का पार्ट हो गया कि आपने मॉक टेस्ट का पार्ट लिया, उसके अंदर 3 जीएस आंसर्स आप लिख रहे हैं एवरी वीक के अकॉर्डिंगली, एंड वो टाइम के साथ लिखना है, राइट, कि आपको टाइम पता होना चाहिए कि 10 मिनट देना है आपको एक आंसर के लिए, 12 मिनट देना है आपको एक आंसर के लिए, 7.5 मिनट देना है आपको एक आंसर के लिए। तो उस तरीके से आपका एक टाइम के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टाइम बेस्ड नहीं लिखोगे ना, तब तक आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेंस में आंसर लिखना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट वो टाइम मैनर में लिख के रखना वो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको वो प्रेशर फील करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको यहां पे फिजिकल और मेंटल स्टेमिना ग्रो करना है। स्टेमिना इन द सेंस कि आपके सोचने की क्षमता उतनी होनी चाहिए कि आप 3 घंटे नॉन स्टॉप सोच पाओ विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी टायर्डनेस। कि मेरे को अगर 5 किलोमीटर एक रेस में जाना है तो मैं पहले दिन जाके 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। मेरे को जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर मेरे को 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, फिर मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, फिर 1.5 जाऊंगा, फिर 2 जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, बट मेरा गोल क्या है कि 5 किलोमीटर मेरे को दौड़ना ही है। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आ जाता है ऑप्शनल, कि ऑप्शनल को हमें वीकली 3 से 4 घंटे देने ही देने, क्योंकि ऑप्शनल 500 मार्क्स का आ जाता है। अब ऑप्शनल में मेन चीज क्या होती है कि ऑप्शनल में पीवाईक्यू का हैवी रिपीटेशन होता है, मतलब यहां पे सिर्फ थीम नहीं रिपीट होती है, पूरा ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ऑप्शनल में पीवाईक्यूज ही है जो आपको पास कराएगा। हमें एक्स्ट्रा कोई भी आप नोट्स पढ़ लोगे दैट इज सेकेंडरी, द प्राइमरी थिंग इज द पीवाईक्यू, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं 2-2, 3-3 साल में। ठीक है, एंड देन आ जाता है रिवीजन, कि आपने जो भी ये चीजें पढ़ी है पूरे हफ्ते में, वो आप संडे को रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आप उसमें से नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे, या फिर आपकी उसमें से लर्निंग्स नहीं होगी जो आप सेकेंड वीक में उसको खुद को इंप्रूव करोगे। सी, यहां पे पॉइंट क्या है कि हमें रोज कंसिस्टेंट रहना है, राइट। हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें साधारण चीजें पढ़नी है, बट वो साधारण चीजों को हमें रिवीजन बहुत ज्यादा करते रहना है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करते जाओगे उतना आप वो जोन में स्ट्रांग होते रहोगे। ठीक है, चलो ये तो हमने वीकली देख लिया। अब अगर हम मंथ वाइज देखते हैं कि मेरे को पहले महीने में मेरे को क्या चीजें चेंजेस करनी है, या मैं पहले मंथ में क्या चीजें लेके आऊंगा। तो जो फर्स्ट मंथ है इज अबाउट बिल्डिंग फाउंडेशन एंड नोट कंसोलिडेशन, कि यहां पे आपको सभी जीएस को पकड़ के चलना है, जीएस 1 to 4, राइट। आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जीएस 1 नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको वो बोरिंग लगता है। कई सारे स्टूडेंट जीएस 4 नहीं करते क्योंकि वो उनको एब्स्ट्रैक्ट लगता है। बट आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो या कोई भी टॉपर के मार्क्स देख लो, उसने कोई भी जीएस को छोड़ा नहीं है, हर जीएस को साथ में पकड़ के चला है। तो हमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि सब 250 मार्क्स के हैं। ऐसा नहीं कि एक कम ज्यादा मार्क का, सब 250 मार्क्स के, तो हमें सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी। जब मार्क्स इक्वल है तो उसकी प्रिपरेशन भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें साइमल्टेनियसली थीम बेस्ड नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। थीम बेस्ड नोट्स इन द सेंस कि अगर आप थीम बेस्ड नोट्स में एक चीज समझो कि लेट्स से अगर मैं नोट बना रहा हूं ऑन क्लाइमेट जस्टिस, तो यहां पे ये थीम है ना, क्लाइमेट जस्टिस इज अ थीम। अब मेरे को इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? मेरे को कवर करना है, जैसे हमने डिस्कस किया कि GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कवर करना है गवर्नेंस के लिए, देन मुझे GS3 के एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, देन मेरे को GS4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, एंड देन मेरे को फाइनली ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। तो ये चीज आपको डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको थीम बेस्ड नोट्स बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये थीम बेस्ड नोट से ही आपका एक एक्यूरेसी बनेगा। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल लिया है कि करंट अफेयर में अब वुमेन के ऊपर एक थीम है, MSME हमारी एक थीम है, अर्बनाइजेशन एक हमारी थीम है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी थीम है। और अभी जो रिकरिंग इवेंट्स हो रहे हैं लाइक मॉनसून में जो हो रहा है दैट इज दी अर्बन फ्लड्स। नाउ अर्बन फ्लड्स इज ऑल्सो आवर थीम। इसके अलावा हमें एक ऐसे हर हफ्ते देखना है, ये फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी होगी, और हमें रोज एक जीएस का आंसर लिखते ही जाना है। एंड इसी के साथ हमें जो ऑप्शनल है उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करते रहना है, जो हमें पीवाईक्यूज पढ़ के पता चलेगा कि दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स, कि ये तो यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, हमें ये चीज पे तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, राइट। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो पहले 30 दिन है, जो फर्स्ट मंथ है, वहां पे हमारा 70 से 80% जो कोर स्टैटिक कंटेंट है वो कवर हो जाना चाहिए। द कोर स्टैटिक कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कोर स्टैटिक कंटेंट ही बार बार रिपीट होगा। तो आपको जो कोर चीजें हैं वो समझनी पड़ेगी, लाइक वुमेन है, एमएसएमई है, अर्बनाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अर्बन फ्लड्स है, ये दीज आर द कोर स्टैटिक कंटेंट। तो हमें इसको पकड़ के चलना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर जो सेकेंड मंथ आ जाएगा, नाउ सेकेंड मंथ में हमें एक शिफ्ट लाना है कि फर्स्ट मंथ में हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके। अब सेकंड मंथ में हमें क्या करना है, हमें थीम वाइज प्रिपरेशन करना है, कि हमें थीम बेस पे प्रिपरेशन लेके जानी है। जैसे एक टॉपिक आ गया थीम में, लेट्स से गवर्नेंस इज अ टॉपिक। अब आप गवर्नेंस को डिफरेंट तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं गवर्नेंस को रिलेट करूंगा विद द एथिक्स इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, राइट। मैं गवर्नेंस को रिलेट करूंगा विद GS3 में इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड सिमिलरली मैं गवर्नेंस को ऐसे में भी यूज करूंगा। तो ये तरीके के टॉपिक्स क्या है, दिस आर द थीम बेस्ड टॉपिक। तो आपको जितने डायमेंशंस आप लिख के समझाओगे उतना यूपीएससी को पता चलेगा कि आपके पास उतनी डाइवर्स नॉलेज है, और जितनी डाइवर्स नॉलेज आप पेपर में लिख के समझा पाओगे, यूपीएससी उन्हीं को हायर कर रहा है जो डाइवर्सिटी से सोच पा रहे हैं, जो हर एक एंगल से चीजें सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो ये आ जाता है। फिर जो फर्स्ट मंथ में हम एक ऐसे लिख रहे थे, सेकंड मंथ में हम 2 ऐसे लिखेंगे, राइट, पर वीक में। फर्स्ट मंथ में हम एक जीएस का आंसर लिख रहे थे, एक ऑप्शनल का आंसर लिख रहे थे, अब हम 2 जीएस और 2 ऑप्शनल के आंसर लिखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारा, जैसे हमने कहा कि मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो पहले मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। तो वही चीज है कि आपको 6 दिनों में 9 पेपर देने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये सभी चीजें आपको फोकस्ड रखनी है, ताकि आप खुद का एक बेस बना के चलते रहे, राइट। एंड देन आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है सेकंड मंथ में। फर्स्ट मंथ में मत करना, फर्स्ट मंथ में कंटेंट को कंसोलिडेट कर लो, सेकंड मंथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और टेस्ट सीरीज में आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ना करो, तो एक बार सेक्शनल टेस्ट करो, क्योंकि डायरेक्ट जंप मत करो, सेक्शनल वाइज करो। जैसे सेक्शनल में GS1 में अगर मैं सेक्शनल कर रहा हूं तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कर रहा हूं, राइट। फिर मैं ज्योग्राफी और सोसाइटी कर रहा हूँ। फिर GS2 में मैं पॉलिटी, गवर्नेंस, IR करूंगा। फिर मैं सोशल जस्टिस कर लूंगा। फिर वैसे ही GS3 के मैं सेक्शंस कवर करूंगा। तो ऐसे आप सेक्शनल टेस्ट कवर करो, ओके। तो सेक्शनल टेस्ट कवर करना जरूरी है, और हमें जो 3 से 5 करंट अफेयर के इश्यूज है हर हफ्ते उसको इंटीग्रेट करना ही है हमें हमारे GS के सब्जेक्ट्स के साथ, राइट। तो हम कह सकते हैं दैट फ्रॉम नॉलेज टू आर्टिकुलेशन, द सेकंड मंथ इज अबाउट कि आपने नॉलेज से आर्टिकुलेशन पे लेके आना है। सो दिस इज वेयर द लीप हैपेंस, कि आप यहां पे एक बहुत अच्छा सा जंप कर पाओगे। सो दिस इज द मंथ 2। अब अगर हम थर्ड मंथ की बात करते हैं, तो थर्ड मंथ में हमने 2 महीने में हमने 60 दिनों में एक बहुत अच्छा बेस बना लिया, ठीक है। हमारा स्टैटिक के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, हमने करंट अफेयर्स के हर वीक के 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट मतलब 1 महीने का देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेरे पास आ जाएंगे 12 टॉपिक, तो 2 महीने में 24 टॉपिक हो गए। तो 24 टॉपिक भी कवर कर लिए। तो अब आप क्या हो, यू आर रेडी फॉर द फुल लेंथ GS पेपर मॉड्यूल्स, कि आप रेडी हो। तो आपको कम से कम वीकली 2 पेपर देने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फिर सिमिलरली आप इस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कैरी करोगे, कि आपको फुल लेंथ टेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी देने पड़ेंगे इन द थर्ड मंथ, राइट। सिमिलरली आप एथिक्स और GS4 जो है उसको बार बार रिवाइज करो, कंसिस्टेंटली रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि एथिक्स खुद एक अकेला सब्जेक्ट है जो 250 मार्क्स का है। बाकी 250 मार्क, अगर GS3 पूरा 250 मार्क का, तो उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी खाली 50 मार्क का है, डिजास्टर मैनेजमेंट 50 मार्क का है, एनवायरमेंट 50 मार्क का है। तो ये डिवाइड हुआ है, बट एथिक्स पूरा ही 250 मार्क्स का है। तो इसको हमें बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है।
हमने जो पीवाईक्यू के आंसर लिखे हैं उसको खुद से रिवाइज करो, ठीक है, उसको खुद से रिव्यू करो, मेंटर से फीडबैक लो और वो फीडबैक को भी आप रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप फीडबैक को रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी गलतियों को ढूंढ पाओगे और उसके अकॉर्डिंगली उस पर खुद को वर्क करोगे और खुद को और बेटर करने की कोशिश करोगे। इसलिए हमें ये चीज़ रखना है कि डेली हमें कंसिस्टेंट रखना है, हमें लगे रहना है और रोज़ हमें खुद को ये कॉन्शियसली हमें ये बताना है कि मैं खुद को रोज़ 1% इंप्रूव कर रहा हूँ। तो ये रोज़ का 1% इंप्रूव करोगे तो इमेजिन 90 डेज में आप 90% खुद को इंप्रूव कर लोगे, राइट। इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, राइट। ये छोटे छोटे स्टेप्स, इट्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, एक बहुत फेमस नॉवेल है, उसके अंदर यही चीज बताया गया कि अगर आपको बहुत बड़ा चेंज लेके आना है तो पहले छोटे चेंजेस लेके आओ। तो आपको खुद को 100% इंप्रूव करना है तो पहले 1% इंप्रूव करो। तो डेली का हमें फोकस करना है कि मेरे को खुद को 1% इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक चीज ध्यान में रखना कि ये मंथ में हमें कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, एक भी नया कंटेंट मत पढ़ो। ओनली कंसोलिडेट एंड रिफ्लेक्ट, कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो और उसको पेपर में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। तो पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, या फिर हम कह सकते हैं रिवाइज राइट, रिवाइज राइट, रिवाइज राइट, रिवाइज राइट। यही चीज करनी है आपको ये पूरे मंथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 3 मंथ में 90 डेज की स्ट्रैटेजीज हमने समझ ली है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी है जो हमें टॉपर्स के इंटरव्यू से पता चला कि हमें बहुत ज्यादा रीडिंग एंड बहुत कम लिखना, ये हमें अवॉइड करना है, राइट। ये चीज हमें नहीं लिखनी है। हमें एथिक्स और एसे को लास्ट मंथ तक इग्नोर नहीं करना है। हमें खुद के आंसर्स को रेगुलरली रिव्यू करना है, मतलब आपको खुद से रिव्यू करना, आप सिर्फ मेंटर पे मत छोड़ दीजिए या फैकल्टी पे मत छोड़िए, आप खुद से रिव्यू करने की कोशिश कीजिए। आप फैकल्टी का वेट मत कीजिए, मतलब उनसे भी आप वैल्यू एडिशन ले लीजिए कि वो आपसे कुछ अलग एक आधा पॉइंट आपको बता देंगे जो आपको आंसर में आधा से 1 मार्क इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। बट आपको बाकी के मार्क्स तो खुद ही लाने पड़ेंगे। फिर है नॉट प्रिपेयरिंग वैल्यू एडेड 1 पेजर नोट्स, कि हमें 1 पेजर नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने वुमेन का देखा तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी हो गया, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, पार्लियामेंट, ये सभी वुमेन के रोल हो गए। तो ये एक 1 पेजर नोट में आपके पास रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ट्राइबल इश्यूज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक हो गए। एंड हमें कई सारे लोग ऐसा है दे आर नॉट स्टिमुलेटिंग एग्जाम कंडीशंस फॉर मॉक्स, कि आप मॉक्स में एग्जाम कंडीशंस पे ही अटेम्प्ट दीजिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन का टाइमिंग है तो वही टाइम पे आप मॉक टेस्ट दीजिए, वही 3 घंटे का एक ड्यूरेशन रखिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। दिन में 2 बार टेस्ट देने की कोशिश कीजिए विद 3 आवर्स गैप, जो यूपीएससी मेंस का एक्चुअल टाइमिंग्स रहते हैं, तो उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप घर पे एक टेस्ट एग्जाम का माहौल बनाइए, उसको एक होमवर्क जैसे कंसीडर मत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेंस के बाद हमें रिग्रेट नहीं रखना है कि पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या गलती करी थी। जो रियल टाइम इंप्रूवमेंट हो रही है आप उस पर फोकस कीजिए, वो ज्यादा मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि ये मेंस के बाद देखते हैं कि क्या अगले मेंस में हम क्या कर सकते हैं। अगले मेंस का आप सोचिए ही मत, राइट। आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यहीं पे एकत्रित कीजिए, यहीं पे फोकस कीजिए, ठीक है। एंड यूपीएससी टॉपर्स ने कुछ चीजें यहां पे बताई गई है कि यूपीएससी टॉपर्स 1000 क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे, बट वो 100 क्वेश्चंस को 10 बार पढ़ रहे हैं। तो वो रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये हमारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जो कई सारे टॉपर्स ने इस पे रखा है, राइट। वो खुद के रिव्यू टेस्ट करते हैं, वो मॉक टेस्ट को खुद रिव्यू करते हैं, फिर मेंटर से रिव्यू करवाते हैं, राइट। एंड देन वो एथिक्स की केस स्टडीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, सिलेबस से अलाइंड रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को सिलेबस से अलाइन करके रखते हैं, वो GS 1 to 4 को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेट नहीं करते टॉपर्स कि हमें कोई गाइडेंस दीजिए, वो खुद को गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। सो दैट मीन्स दे आर इंप्रूविंग देमसेल्फ एवरी डे बाय 1%। तो खुद को 1% से डेली इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट कि यूपीएससी टॉपर्स ने ये चीज कही है, राइट। जो फाइनल स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमें
हाई वैल्यू जो थीम्स है, जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज इज हाई वैल्यू, वुमेन, एमएसएमई, एथिकल डिलेमास, दीज आर द हाई वैल्यू। इनको रेगुलर हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सेकंड चीज़ है कि हमारे मॉडल आंसर्स को स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेवर फॉर मेमोराइजिंग कंटेंट, कि आप मॉडल आंसर्स अगर पढ़ रहे हो कोई भी टॉपर का, तो उसमें कंटेंट को मेमोराइज मत कीजिए, कंटेंट तो अलग ही होगा, स्ट्रक्चर कॉपी करने की कोशिश कीजिए, कि जो फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया है, उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए, और खुद को, अपने माइंड को और फिजिकली स्टेमिना इंक्रीज कर दिए कि कंटिन्यूसली 3 घंटे बैठने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे आप 3 घंटे नॉन स्टॉप लिखने की कोशिश कर रहे हो। दैट मीन्स कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, आप उसको पेपर में लिखने का कोशिश कर रहे हो, उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट राइटिंग इज बिगर देन रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग इज बिगर देन कलेक्टिंग पीडीएफ। तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें राइटिंग पे फोकस करना है और हमें रिफ्लेक्टिंग पे फोकस करना है। तो रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग पे लाइए, मतलब जितना नॉलेज आप शेयर करोगे राइटिंग में, उतना नॉलेज आपका गेन होगा। ओके, सो 90 डेज एक काउंटडाउन नहीं है, ये कमबैक है आपके लिए, कि 90 डेज में आप खुद की 90% प्रिपरेशन इंक्रीज कर सकते हो, आप खुद को 90% से इंप्रूव भी कर सकते हो, राइट। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। Okay, so this is it from today's video. See you all next time. Till then, stay safe and study well. Thank you.